माँ तस्लीम नहीं करती, बाप हक नहीं देता, भाई गालियाँ देते हैं, बहनें शर्माती हैं। पाकिस्तान में थर्ड जेंडर कौन होते हैं? आप आज जो है वो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर बनी हैं। पहले फैमिली में थी, वहाँ रिजेक्शन, सोसाइटी का रवैया। जब शुरू में थी मुझे पता नहीं था कि मैं क्या हूँ। ट्रांसजेंडर्स के साथ जो है वो क्रिमिनल एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ था पहले। जब कोई अपना घर छोड़ता है, हमारी कम्युनिटी में आता है, उसकी फीलिंग्स होती हैं, वो मेंटली तौर पर वो इंटरसेक्स के तौर पर होता है। मेरा ख्याल है कि मैंने एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी दे दी है ट्रांसजेंडर्स को। आधे होते हैं, अधूरे होते हैं, माँ तस्लीम नहीं करती, बाप हक नहीं देता, भाई गालियाँ देते हैं, बहनें शर्माती हैं। पाकिस्तान में थर्ड जेंडर कौन होते हैं? फहमीदे की डायरी में आज ऐसे ही ट्रांसजेंडर से मैं बात करूंगी और वो है निशा राव, जो कि बनी एक सक्सेस स्टोरी। उसने भीख मांगी, उसने स्ट्रगल की, लेकिन वो आज ट्रांसजेंडर्स के लिए एक रोशन मिसाल बनी है। तो हमारी डायरी में आज हमारे साथ मौजूद होंगी निशा राव। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है निशा राव। तो निशा राव से पूछते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। जी निशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निशा, ये मुझे बताइएगा कि आप आज जो है वो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर बनी हैं, तो इस पूरे कैरियर, पूरे स्ट्रगल के बारे में मुझे बताइए अपने। जी, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील हूँ। इसमें मेरी फैमिली का, मेरी कम्युनिटी जो ख्वाजा सरा हैं उनका, मेरे टीचर का, मुदस्सिर इकबाल साहब का, इनका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। इन लोगों ने, सब ने मेरी हेल्प की और मैं आज इस मुकाम पर पहुँच गई हूँ। जब मैंने अपनी कम्युनिटी में आई थी आज से 10 साल पहले, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्यों एक फ़ैमिली को मूव करके कम्युनिटी में आना बहुत अजीब होता है। पहले फैमिली में थी, वहाँ रिजेक्शन, सोसाइटी का रवैया, दोस्तों की बुलिंग करना मुझे बहुत अजीब लगता था। अगर मैं घर को मूव करके कराची जब आई, कम्युनिटी में आई, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मसाइल ऐसे आ गए कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, डिप्रेशन हो गई कि सोसाइटी से भी बदतर ज़िंदगी अब शुरू हो गई। क्यों घर पर इंसान बैगिंग नहीं करता, खाने पीने की टेंशन नहीं होती। जब यहाँ कम्युनिटी में आई तो ये सारे मसाइल मुझे खुद देखना पड़े। स्टार्टिंग में मैंने 1 साल भीख मांगी। जब मैं भीख मांगती थी तो मैंने तालीम छोड़ दी, क्यों मैंने मैट्रिक घर से किया था। उसके बाद मेरे पास कोई अच्छा रोज़गार नहीं था और ना कोई मेरी मदद करने वाला था, जिसकी वजह से मैं तालीम हासिल नहीं कर सकी। तो 1 साल वेस्ट करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी तालीम को दोबारा से जारी करूं और मेहनत करूं, ताकि मैं अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तो फिर मैंने दोबारा से एडमिशन करवा लिया। सुबह के टाइम मैं भीख मांगती थी, शाम में मैं इवनिंग क्लासेस लेती थी। इस तरह टाइम गुजरता गया। मैंने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने मास्टर किया। फिर जो मेरे टीचर हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनो, तुम्हारी कम्युनिटी तशद्दुद और हरास का निशाना होती है, तुम पुलिस स्टेशन में इनके लिए जाओगी, तुम इनके लिए कोर्ट में जाओगी, तुम ऐसा करो लॉ की फील्ड में आ जाओ। तो मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। फिर मैंने कानून की वहाँ से डिग्री हासिल की। आज मैं एक इदारा चला रही हूँ, ट्रांस प्राइड सोसाइटी, उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरा इदारा ट्रांसजेंडर के सोशल और लीगल इश्यूज़ पर काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी बैंक अकाउंट ओपन करवाने में मेरी मदद करें, ताकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सकूँ। मेरे ड्रीम्स हैं कि मैंने जैसे बैगिंग की, मेरी कम्युनिटी के दूसरे जो यंग ट्रांसजेंडर्स हैं वो बैगिंग ना करें, वो अच्छे कोई ट्रेनिंग सीखें, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें ताकि वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर सकें, स्टिचिंग सीखें, नर्सिंग कोर्सेज़ में जाएं, ताकि वो मेरी तरह बैगिंग ना करें और वो इज़्ज़त के साथ रोज़गार कर सकें। अच्छा निशा, मुझे आप ये बताइए कि जैसे कि आपके बारे में मैं पढ़ रही थी, देख रही थी, तो मुझे ये पता चला कि आप एक बहुत एजुकेटेड और एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती हैं, लाहौर से। और आप जब 10 साल पहले यहाँ आई और आप जैसे कह रही हैं कि सोसाइटी का रिजेक्शन था, जब फर्स्ट टाइम आपको फ़ील हुआ कि आप अलग हैं, आप जो है वो अलग हैं, तो वो फीलिंग आपको कैसी लगी थी? डर लगा था या स्ट्रेस हुआ था, या क्या कैसी फीलिंग थी, और आपने वो किससे शेयर किया? जब शुरू में थी मुझे पता नहीं था कि मैं क्या हूँ। जब मैं मैच्योर होती गई, 9th-10th में आई, तो मुझे पता चला कि मैं थर्ड जेंडर हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ। तो मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। मैंने समझा मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक मर्द का, एक औरत का फ्यूचर होता है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने बोला शायद ये अल्लाह की तरफ से है, जो मैंने खुद शुक्र किया। और फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं घर छोड़ दूँ, अपनी फैमिली से थोड़ा दूर चली जाऊँ, ताकि सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ, कि अपने भाइयों के लिए कोई शर्मिंदगी, कोई ताने का बाइस नहीं बनूँगी। तो इसलिए मैं पंजाब छोड़कर कराची आ गई।
अच्छा, ये मुझे बताइए कि जब आप पंजाब छोड़ के कराची आई और जैसा कि आप ये कह रही हैं कि यहाँ पे भी आपने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी, भीख मांगने का जो तजर्बा है वो जो है वैसे भी बहुत तकलीफ़ देह होता है। तो आप एज़ अ ट्रांसजेंडर जब जो है वो सड़कों पे थी, तो लोग जो है वो आपको भीख जो देते थे तो वो आपसे ये भी कहते होंगे कि साथ चलो? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने हमेशा दिन की रोशनी में सिग्नल्स पर पैकिंग की। लोगों का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। सोसाइटी ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, मुझे मोटिवेट किया। जब लोगों को पता चला निशा स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ती है, तो लोग मुझे बुक्स देते थे, मुझे पैसे ज़्यादा देते थे, मेरी हेल्प करते थे। ईद त्यौहार पर मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। जब मैं लॉ में गई तो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मेरी हेल्प की। मेरे साथ सोसाइटी में इस तरह का रवैया नहीं हुआ। क्यों? मैं एक पढ़ी लिखी थी और मैंने लोगों को पढ़े लिखे रवैये के साथ मसलन कि उनके साथ डील किया। ये बहुत बड़ी बात आपने मुझे बताई है कि ये एक बहुत यूनिक सी बात है कि मतलब जो है वो एक सोसाइटी में जहाँ पे हम जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी इतनी कम है, वहाँ पर निशा को एक्सेप्टेबिलिटी मिली है और इसी सोसाइटी के लोगों ने निशा को आज इस काबिल भी किया है। अच्छा निशा, मुझे आप ये बताइए कि जो है आप अब लॉयर हैं और आप जो है अपनी कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं वो जो लीगल इश्यूज़ हैं जो कि आप लोगों के जो को हायरिंग मतलब जो होते हैं इनहेरिटेंस वाले जो इश्यूज़ होते हैं वो इश्यूज़ आप देखेंगी, कुछ सोशल इश्यूज़ देखेंगी, कुछ और जो है सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं और जो हैरेसमेंट का शिकार जो है वो बनती हैं आपकी कम्युनिटी के लोग। उसके बारे में मुझे आप बताइए कि लॉ अपनी जगह मौजूद है लेकिन एक अनफॉर्चुनेट है कि जो है वो जेल में आप लोगों के लिए एक थर्ड जेंडर के लिए अलग वार्ड्स मौजूद नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स के लिए हॉस्पिटल्स में अलग वार्ड्स बनाए जाएं और जेल्स में इनके लिए अलग से सेंटर बना दी जाएँ। अगर मैं विज़िट करती हूँ, हमारे ट्रांसजेंडर्स पर FIR लॉन्च हो जाती है तो उनको मर्दों के साथ पुलिस स्टेशंस में उनको लॉकअप में रखा जाता है। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। अक्सर ऐसा होता है पुलिस स्टेशंस में उनको बाहर बिठा दिया जाता है, क्यों? अंदर मेल्स होते हैं और ट्रांस को अंदर हरास होने का ख़तरा होता है तो इसलिए उनको बाहर बिठाया जाता है। अभी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। हमारे लिए बिल तो पास हो गया सेनेट में भी और रिसेंटली अभी सिंध का भी बिल इंशाल्लाह जल्द पास हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हमारे ज़्यादातर केसेस इनहेरिटेंस या हरास और सेक्सुअल अब्यूज़ इनसे रिलेटेड होते हैं और मैं क्रिमिनल केसेस को ज़्यादा फोकस करती हूँ और मैं इन्हीं पर ही काम करना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताइए जो है निशा, एक यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा तल्ख सवाल पूछना चाहूँगी कि आपकी कम्युनिटी में एक तो जो है वो एक तो बाय बर्थ आप थर्ड जेंडर हैं, लेकिन अब आपकी कम्युनिटी में जो है वो देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो शामिल होते जा रहे हैं जो कि नहीं हैं, लेकिन जो है वो डिस्गाइज में आ गए हैं। शायद जो है मे बी आसान ज़रिया लगता है उनको कमाना, या जो है वो सेक्स वर्कर बन के उनको आसान लगता है जो है वो पैसे कमाना, और उसकी वजह से जो कि ट्रांसजेंडर्स के साथ जो है वो क्रिमिनल एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ था, पहले इतना ज़्यादा नहीं जुड़ा हुआ था। हम मतलब जो है हमारी एक बड़ी कनेक्टिविटी, एक बड़ी मोहब्बत, एक हमदर्दी हमेशा से जो है थर्ड जेंडर के साथ रहती है हमारी सोसाइटी की भी। तो आप मुझे ये बताइए कि आप वो सिनेरियो देख रही हैं, उन लोगों के साथ कुछ डील करी हैं, क्योंकि देखिए उनकी वजह से जो है क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो बढ़ रहा है। मेरी बात सुने, मुझे 12 से 13 साल हो गए अपनी कम्युनिटी के साथ रहते हुए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बातें कर रही हैं। हमारे में फेक और रियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सब मसलन कि मेरी नज़र में सब रियल हैं। जब कोई अपना घर छोड़ता है, हमारी कम्युनिटी में आता है, उसकी फीलिंग्स होती हैं, वो मेंटली तौर पर वो इंटरसेक्स के तौर पर होता है। बेशक उसके ऑर्गन्स मेल वाले होते हैं लेकिन वो एक ट्रांस होगा। हमारा जो प्रोटेक्शन बिल है इसके बीच में मेडिकल नहीं है। अगर कोई बंदा ख़ुद को ट्रांस बोल रहा है तो हमें लॉ के तहत उसको ट्रांसजेंडर ही करना चाहिए। मैं इतने ज़्यादा केसेस देखती हूँ, जेल्स के विज़िट भी करती हूँ, मैंने वहाँ पर नहीं देखा कि ट्रांस भी खुद से क्रिमिनल होकर आए हों। वो किसी न किसी की वजह से इन्वॉल्व होकर आते हैं। ट्रांस कोई डकैती नहीं करता, ट्रांस बम ब्लास्ट नहीं करते, ट्रांस चोरियाँ नहीं करते, ट्रांस जनाखोरी नहीं करते। आप देखेंगे कितने जना के बच्चों के साथ रेप के केसेस आते हैं ट्रांस का। इस तरह का आज तक मैंने कोई भी केस नहीं सुना। अगर ट्रांस फेक भी हैं तो मैंने आज तक किसी फेक ट्रांसजेंडर का भी केस नहीं सुना। ये मैं आपके ऑपोजिट कहती हूँ कि कोई ट्रांस फेक नहीं है, सब है, लेकिन थोड़ी बहुत उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो हम लोग समझ नहीं सकते। इस वजह से सोसाइटी इस तरह की बातें करती है।
अच्छा, मुझे निशा ये बताइए कि आप माशाल्लाह से आपने इतनी सक्सेस जो है वो अचीव की है और आप जो है वो लॉयर बनी हैं और जो है वो आपने ये ट्रांस राइट सोसाइटी जो है वो बनाई है और आप जो है वो क्या देखती हैं कि 10-15 साल के बाद आप कितने जो है यंग ट्रांसजेंडर्स को देख रही हैं कि वो जो है आपकी तरह जो है वो लॉयर बनेंगे और जो है वो डॉक्टर्स बन सकते हैं या जो है वो नर्सिंग में जा सकते हैं या कुछ और जो है वो कर सकते हैं, ऐसा कितना क्या देखती हैं आप, विजन आपका क्या अभी होगा? अनकरीब वो टाइम है क्यों NGOs और बहुत ज़्यादा सोसाइटी अवेयर हो गई है। अब लोग ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रहे हैं, बस गवर्नमेंट को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए कि वो ट्रांसजेंडर की हेल्प करें, इनके लिए फंडिंग करें, इनके लिए इंस्टीट्यूट बना दिए जाए, इनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हों ताकि ये वहाँ पर तालीम फ्री हासिल करें और दूसरे लोगों की तरह ये भी ज़िंदगी में अच्छे मौक़े हासिल कर सकें। अच्छा निशा, मुझे एक और बात आपसे पूछनी थी, वो ये थी कि जब किसी भी फैमिली में जब इस तरह का कोई बच्चा होता है जो कि थर्ड जेंडर होता है तो उसकी फैमिली जो होती है, उसके जो सोसाइटी मतलब जो लोग होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं देते हैं, उससे पहले उसको जो उसके करीबी लोग होते हैं सबसे पहले वही उसको जो है वो एक ना वो ज़िंदा रहता है ना वो मुर्दा होता है, जब ही जो है वो होता है। आपकी फैमिली ने आपको एक्सेप्टेबिलिटी दी थी या आपकी फैमिली अभी आपके साथ इन टच है या आप पे प्राउड फील करती है कि भाई निशा इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट और सक्सेस की तरफ जा रही है? देखिए, मेरी फैमिली में अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं, इस वजह से कभी प्रॉब्लम्स होते थे, लेकिन मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे पॉजिटिव लिया है और मेरी अच्छाई के लिए अगर उन्होंने मुझे स्ट्रिक्ट रवैया भी किया तो मेरी पॉजिटिव वे के लिए किया कि मैं जबकि स्टडी कर सकूं। लेकिन जब मैंने घर से मूव कर भी आई, मैंने अपनी स्टडी रखी और मैं अपने घर वालों के साथ राब्ते अक्सर जगह पर मेरी फैमिली ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और मुझे सपोर्ट किया। आज उनको प्राउड फील होता है कि मैं उनकी औलाद हूँ और मैं ट्रांसजेंडर होकर एक वकील हूँ। तो वो मतलब आपको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स नहीं करते उनको आप कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि देखिए ये पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर ना। अगर पेरेंट्स रिजेक्शन ना करें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उनकी हेल्प करें, उनके साथ अच्छा रवैया करें तो ट्रांसजेंडर घरों से ना आए और बल्कि माँ बाप को उनकी मेंटली डिस्टर्बेंस समझनी चाहिए, उनकी फीलिंग्स समझनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ अच्छी तरीके से बिहेवियर करना चाहिए ताकि वो बच्चे रोडों पर ये जो बैगिंग, सेक्स वर्किंग या वेडिंग डांसिंग कर रहे हैं ये ना करें। हाँ, मैं इस पर पेरेंट्स को कहूँगी कि वो अपने बच्चों के साथ नरम रवैया रखें, जैसे वो दूसरे बच्चों के साथ होते हैं इसी तरह वो अपने ट्रांस बच्चों के साथ भी अच्छे तरीके से पेश आएँ। अच्छा निशा, मैं एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर इतने वल्नरेबल हमारी सोसाइटी में होते हैं और कोई भी जो है वो किसी भी उसमें जो है वो जाहिर सी बात है कि अगर जो है वो मर जाते हैं या कोई उनका कत्ल कर देता है, जैसे कि बहुत सारी स्टोरीज़ पेशावर से बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ आती हैं हमारे पास, तो जो है वो उनके लिए कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता। इस पर जो है वो आप क्या कहेंगी कि मतलब जिसका दिल चाहे, जो दिल चाहे वो आप लोगों के साथ कर ले, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? देखें, हमारी सोसाइटी के साथ इसलिए लोग कुछ भी कर देते हैं और उसका इम्पेक्ट अच्छा नहीं होता क्यों हमारे लोग अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ टच में नहीं होते। लोगों को पता है, जो जराइम पेशा अफराद लोग होते हैं उनको पता था इनका कोई भी नहीं है, अगर इनके साथ हम कुछ भी कर देंगे तो इनकी सुनवाई नहीं होगी और ना कोई इनके पीछे आकर हमारे साथ कोई कंप्लेन करेगा। इस वजह से इस तरह के केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। गवर्नमेंट को इस तरह का रूल्स और शेड्यूल्स बना दिए जाएँ ताकि ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी जो पाकिस्तान के अंदर सेफ़ हो सके और वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर गुजार सकें। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद है निशा के सीनियर मुदस्सिर इकबाल साहब, तो उनसे पूछते हैं। मुदस्सिर साहब, ये बताइएगा कि निशा के आप इस फील्ड में जो हैं वो सीनियर हैं, तो आपने जो है वो कैसे सपोर्ट किया निशा को? असल में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी तो उस टाइम पे ये ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मैं तो हमारा जैसा सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है कि ये लोग बैगिंग करते हैं या डांसिंग करते हैं, तो जब इन्होंने मुझसे बताया कि जी मेरी ख्वाहिश है आगे एजुकेशन के लिए और मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करना चाहती हूँ, तो मैंने इनको बड़ा मोटिवेट किया। मैंने कहा कि अगर आप इनकी हकीकी मानों में मदद करना चाहते हैं और आप इनकी आवाज़ बनना चाहते हैं तो आपको लॉ की फील्ड में आना चाहिए, आपको LLB में एडमिशन लेना चाहिए, आप एडवोकेसी की तरफ आएँ ताकि इनके लिए काम कर सकें, इनके लिए आवाज़ उठा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने टाइमली उसको कंप्लीट किया लॉ को, अब ये एनरोल्ड हो गई हैं एज एन एडवोकेट, तो ये अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आगे भी इंशाअल्लाह ताला ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनेंगी, उनके काम आएंगी। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल है, इश्यूज़ हैं
फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मेडिकल, उसके अलावा जो है ये लीगल इश्यूज़ होते हैं, इनमें ऑलरेडी काम कर रही हैं, अब आगे और अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छा, तो जब आप निशा से पहली बार मिले और जब आपको पता चला कि निशा जो है वो एक हमारे स्पेशल पर्सन हम कह लेते हैं, तो ट्रांसजेंडर का वर्ड नहीं यूज़ करते, तो ये आप मुझे बताइए कि जो है वो हमारी, जैसे आपने कहा कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है, तो आपको कोई रेजिस्टेंस वगैरह फील नहीं की गई कि आप जो है वो मतलब एक ट्रांसजेंडर को, एक हमारे यहाँ स्टिग्मा जो है वो जुड़ा होता है, तो वो आपके साथ नहीं हुआ कि आप मतलब एक ट्रांसजेंडर को इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी कम्युनिटी ने या आपके लोगों ने या आपके एज ग्रुप के जो थे लोग, उन्होंने आपको नहीं कहा कि आपकी रेपुटेशन या आपका इमेज जो है इससे जो है स्टेक पे आएगा? नहीं, लोग तो खैर बातें करते हैं, आप कोई भी काम करें, मेरा ख्याल है कि लोग तो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे मुझे कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ लोग अभी भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, और कुछ लोग उन्होंने बड़ा खुशी का इज़हार किया। लोगों ने मुझे कॉल्स की जब इनकी वीडियो थोड़े अर्से पहले वायरल हुई कि जी एक ट्रांसजेंडर एडवोकेट जो है वो ट्रांसजेंडर एडवोकेट एनरोल्ड हो गई हैं, तो इन्होंने मेरा नाम ले दिया उस वीडियो में, तो मुझे कुछ कॉल्स भी आई। उसमें ज़्यादातर लोगों ने मुझे यही कहा कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप इसको आगे जारी रखें। तो मेरा ख्याल है आप कुछ भी करें, लोग क्रिटिसाइज़ तो करते ही हैं, तो इसमें कोई एक नॉर्मल सी बात है। तो आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? निशा की तरह मज़ीद कोई ट्रांसजेंडर या मज़ीद कोई ऐसे लोग आपसे कांटेक्ट करें और आपसे हेल्प मांगे? मेरा ख्याल है कि मैंने एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी दे दी है ट्रांसजेंडर्स को और इस सोसाइटी को, तो इंशाल्लाह ताला मेरा काम हुआ ख़त्म। तो अब निशा खुद जो है वो उम्मीद है कि थोड़े अरसे में 5 साल, 10 साल, 15 साल में एक नॉर्मल सी चीज़ होगी। हमें फिजिशियंस मिलेंगे, बैंकर्स मिलेंगे, इनमें हमें इंजीनियर्स मिलेंगे, जजेस मिलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला सोसाइटी अब एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। सोसाइटी सिनेरियो जो है वो चेंज हो रहा है, इन लोगों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। निशा के साथ मौजूद हैं यहाँ पर बहुत सारे और ट्रांसजेंडर्स, हम उनसे भी बात करेंगे, उनकी तकलीफ़ के बारे में भी जानेंगे, उनसे भी जानेंगे कि सोसाइटी का रवैया उनके बारे में क्या होता है। जी अस्सलाम वालेकुम और सबको सलाम। मेरा नाम है भूमिका और मैं कराची की रहने वाली हूँ और मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। आज मैं चर्च में आई हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारी फीमेल ट्रांसजेंडर एडवोकेट बनी है और हमें बहुत खुशी है। और ट्रांसजेंडर चाहे किसी भी कौम के हों, चाहे क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, किसी भी कौम के हों, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर जो होते हैं बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं और जितने भी लोग हैं चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए और उनके पास हर एक हुनर होता है ताकि वो अपना हुनर दिखाएं और भीख मांगने से, नाचने से जान छूटे उनकी और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। और मेरा सबसे यही गुजारिश है कि ट्रांसजेंडर को भी मौका देना चाहिए सबको। निशा जो हैं, इन्होंने आज मेरे ख़्याल में वो वकील बनी हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। ये ख्वाजा सरा हैं और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अल्लाह ताला हर किसी के ऐसे ही ख्वाजा सरा को अच्छे से अच्छे ओहदे और अच्छी से अच्छी जॉब दे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरजू। आरजू, ये बताइएगा आप मुझे कि आपको कब पता चला कि आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये सवाल किया है। और इसमें ये कि जब मैं बचपन की, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं छोटी सी थी, तकरीबन जब बालिग हो गई, पहले तो मैं शुरू से ऐसे घर में ये उछल कूद और लड़कियों में खेलना, मेकअप करना, ये सब कुछ मुझे बहुत शौक़ था इनसे। और फिर उससे ये कि फिर जैसे जैसे घर वालों को ये चीज़ें मालूम होती थी तो वो मार कटाई शुरू कर देते थे, तो घर वालों को समझ नहीं आ रही थी मेरे बारे में। लेकिन हम लोग नॉर्मल होते, लेकिन उस तरह के हमारे हार्मोन्स जो है ना वो लेडीज़ होते, वो माँ बाप को समझने में बहुत मुश्किल हो जाती है। और यहाँ तक कि हम पे इतनी इस तरह की सख्ती होती है कि कज़न वगैरह ख़ानदान में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है घर में रहना, बहुत, यानी कि तो शद्दत समझ लें कि इस कम उम्र में हमारे साथ ये सख्तियाँ शुरू हो जाती हैं। और हमें ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों को। हमारे साथ जो होता है, मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से गिल्टी फील महसूस करती हूँ कि जब मैं छोटी सी थी तो मेरा तो मेकअप करना, उठना बैठना शुरू से लड़कियों में था। यहाँ तक कि मेरा जो बाप थे, मेरे वालिद जो थे, वो जैसे लड़कियों की हिफाजत करते हैं, वो भी ऐसे मेरा पीछा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करते थे घर में। तो जहाँ भी जाना फ़ौरन मुझे खींच के घर पे ले आते थे। शाम जब
सूरज गरूब होने के बाद मुझे बाहर जाने से बहुत ज़्यादा मार पीटती थी। हालांकि दूसरे भाइयों को नहीं मार पीटती जितनी ज़्यादा मुझे मार पीटती, लेकिन उनको समझ नहीं आती थी। तो मैंने फिर जैसे इससे आगे आगे जैसे गई, मैं बालिग हो गई। मैंने यहाँ तक कि मैं मैट्रिक मैंने की है और मैं शुरू से मसीहत में हूँ। खुदावंद का शुक्र है, मैं कैथलिक मिशन से हूँ, उसी कैथलिक मिशन की मेरी पैदाइश है और मेरे माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं। मेरे बाप का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि चलो उन्हें मार कटाई के बावजूद हमें मैट्रिक करवा दी। ये उन्होंने अपना हक अदा किया हमारे पे, जो भी था मैं उनका थैंक्स करती हूँ, अपने वालिद का भी। लेकिन ये कि जब घर में जब परेशानी आई तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें इस तरह की हुई कि मैं जब बालिग हो गई थी तो तकरीबन 18 साल की हो गई थी। तो 18 साल के होने के बाद मुझे अपनी अलग सी दुनिया नज़र आ गई। तो जब दुनिया, वो मेरे गुरु थे और मेरे फ्रेंड थी, तो मैं अपने गुरु के पास चली गई। मैं उसके पास चली, मैंने उसको बोला कि मेरे घर वाले मुझे बहुत मार कटाई करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। उसने मुझे यूँ ऐसे सीने से लगा दिया और कहने लगी कि आप परेशान नहीं होना। मैंने घर छोड़ के गुरु के पास चली गई थी। आरज़ू, मुझे यहाँ ये बताइएगा कि जब आपने घर छोड़ा और आप जो है वो अपने गुरु के पास चली गई, और तो फिर आपके घर वालों, ख़ानदान, कोई आया आपके पीछे या कोई नहीं आया? नहीं, काफ़ी देर तक मेरे पीछे कोई भी नहीं आया। मैं ऐसे धर धर के धक्के खाती रही, क्योंकि मैं इस तरह की हो गई थी ना कि मुझे अपनी दुनिया नजर आ गई। कोई आपको एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो कह रहे थे, चाचा साहब वगैरह भी आ गए, कहने लगे इसको घर नहीं निको, इसको घर से निकालो। तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा ये सब कुछ ऐसे हो रहा है। तो यहाँ तक कि मेरे बाप ने मुझे क्या किया था, लड़कियों वाले स्कूल से हटा के लड़कों वाले स्कूल में डाल दिया कि शायद ये सही हो जाए। लेकिन मैं वहाँ पे भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने बोला ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, ये बताइए आरज़ू, जब आप जो है वो अपने गुरु के पास पहुंची और आपके जैसे, और बिल्कुल मतलब वो आपकी कम्युनिटी और आपके जैसे जो है वो लोग वहाँ पे थे, और जाहिर है कि उन्होंने आपको जो है वो संभाला और समझाया कि आप डिफरेंट हैं, और जो है वो आपकी एक नई दुनिया, एक नई ज़िंदगी, एक नया स्ट्रगल शुरू हुआ। तो ये मुझे बताएं कि फिर वहाँ से आपने जो है वो क्या किया, मतलब जो है वो आपका ज़रिया रोज़गार, ज़रिया माश फिर क्या बना, क्या किया आपने? वहाँ पे जाके ये हुआ था कि पहले तो मैं अपने गुरु के पास जब चली गई तो उन्होंने मुझे सीने से लगाए, बहुत खुश हुई थी। लेकिन एक मेन चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे हम अपने ख़ानदान में रहते हैं ना, तो हमारे एक शरीक होते हैं, जो भाई होते हैं, तो उनमें भी काफ़ी मुश्किलातें आती हैं। तो इसी तरह जब मैं अपने गुरु की तरफ गई थी ना, तो वहाँ पे भी उसके और भी चेले थे, और उस गुरु के ज़ाहिर से मतलब उस गुरु के जो और चेले थे वो भी मेरे शरीक थे। मैं जब अपनी ज़िंदगी से उस तरफ चली गई, वहाँ पे मुझे अपने शरीक नज़र आए। तो यहाँ तक कि मुझे वहाँ पे भी जब उस ज़िंदगी में जब गई तो उसमें भी मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा। मैं बहुत परेशान हुई। वहाँ भी जाके मुझे दुख बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उठाने पड़े कि आपको पता है जब दो शरीक भाई होते वो भी टिकने नहीं देते, बहुत परेशानियाँ आती हैं। इसी तरह उस खानदान में भी जाके मुझे काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ा था। ये एक नई बात मैंने सुनी है, वरना आज तक हमेशा जो मेरा मिथ रहा वो यही था कि एक गुरु के जो चीले होते हैं वो एक साथ रहते हैं और बड़ी उनके अंदर हार्मनी होती है। लेकिन आप आरज़ू की बात सुन रहे हैं और आरज़ू ये आपको बता रही हैं कि जो शरीके होते हैं उनमें आपस में भी जेलसी होती है, आपस में भी कंपटीशन होता है, आपस में भी सर्वाइवल की वॉर जो है जिसे हम कह सकते हैं वो की जाती है। फहमीदा की डायरी में ये था ट्रांसजेंडर स्पेशल। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी यूट्यूब पर।